हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इम्पॉर्टेंट सेशन के अंदर, जहां पर हम सीसेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज विद रिगार्ड्स टू प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट दोस्तों, आपने पिछले सेशंस के अंदर अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा लास्ट वीक हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि जो पीएनसी का टॉपिक था ना, उसको काफ़ी डिटेल में समझा था। इवन कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे, आई एम श्योर आपने वो करे भी होंगे। बट ठीक है, उनमें से जो कुछ होमवर्क्स थे मैं उनको आज सेशन के एंड में करवा भी दूंगा। बट प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर ना आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें पता है कि एनसीआर क्या होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा समझते हैं आज के टॉपिक को कि आखिर ये मुद्दा है क्या। पहले तो आप समझो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, कई बार ना हम रियल लाइफ के अंदर भी बोल देते हैं प्रोबेबल वर्ड कि ऐसा हो सकता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो प्रोबेबिलिटी का अर्थ और कुछ नहीं, ये इसका अर्थ दरअसल में पॉसिबिलिटी से ही है। हम कई बार बोलते हैं ना, यार बड़ी प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि ये हो जाएगा। क्या मतलब है प्रोबेबिलिटी का? इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है उस पर्टिकुलर चीज के अकर करने की। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। यू गेट द पॉइंट? ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास, मान लो एक सिक्का है, कॉइन की बात कर रहे हैं। अब अगर आप एक कॉइन को आप टॉस करते हो, तो उस टॉस के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो आप जानते हो आएगा सर हेड, या फिर आएगा आपका टेल आएगा, या एच आएगा या टी आएगा। अब ये क्या है? दो पॉसिबल आउटकम्स है। क्या है ये? पॉसिबल आउटकम्स। हेड और टेल दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अगर इसी केस के अंदर आप समझने की कोशिश करोगे ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि हेड के आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो आप बड़े आराम से मुझे बता सकते हो। आप बोलोगे सर दो पॉसिबिलिटीज थी। या तो अगर आप कॉइन को टॉस करते हो, दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो हेड आता या टेल आता। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि सर 1/2। अब आप बताओ ये निकाला कैसे आपने? आपने बोला सर 50% चांस है। कैसे ये आपने निकाला? आप जानते हो कि नीचे हमने क्या लिखा? टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या थे? या हेड होगा या टेल होगा। दो आउटकम्स थे, उनमें से ऊपर क्या लिख दिया? जो मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? हेड। ऊपर आ गया मेरा फेवरेबल आउटकम्स। तो टेक्निकली ना, अगर आपने प्रोबेबिलिटी आज से पहले पढ़ा भी नहीं है, इवन देन आप लोगों ने प्रैक्टिकली आपने प्रोबेबिलिटी को इतनी बार अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई किया है ना, कि आपको इनडायरेक्टली इसका अर्थ हमेशा से ही पता था। बट ठीक है, फिर भी हम कुछ टॉपिक्स ऐसे जो चीजें होती हैं, थोड़ा हम समझ लेते हैं इसको। जो मैंने आपको लिखवाया इसी को समझ लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब मैं क्या कह रहा हूं? प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के अक्कर होने की, यानी कि किसी इवेंट के अक्कर होने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसको मैं कैसे निकालता हूं? उसको मैं निकालूंगा, नीचे मैंने क्या लिखा था? अभी जब मैंने लिखा था नीचे 2 लिखा था, वो क्या था? वो था टोटल। और ऊपर क्या लिखता हूं? ऊपर मैं लिखूंगा फेवरेबल। गेटिंग द पॉइंट? तो यानी कि ना, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की क्या होती है? टोटल आउटकम्स। और न्यूमरेटर में क्या जाएगा? आपके जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे इवेंट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी, वो आएगी उस इवेंट के कितनी बार वो अक्कर कर रहा है इवेंट, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आपके जो आउटकम्स आपके बनते हैं। इस तरह से आप किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे मान लो मैंने बात कर दी आपकी डाइस की बात कर दी, जब आप लूडो खेलते हो ना, तो 1 2 3 4 5 6 आता है। अब यहां पर इस वाले गेम के अंदर जब आपने लूडो का वो डाइस फेंका, तो 6 पॉसिबिलिटीज थी। ठीक है, या 1 आता, या 2 आता, या 3 आता, 4 5 या 6। तो 6 पॉसिबिलिटीज थी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 के अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 कितनी बार अक्कर कर रहा है? वो तो एक ही बार कर रहा है। तो इस तरह से आप बड़े आराम से किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, जस्ट बाय सीइंग कि हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, एंड कहीं ना कहीं हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाली चीज है ना, टोटल आउटकम्स, इसी सेम चीज को आप सैंपल स्पेस के नाम से भी
जान सकते हो। ठीक है, इंटायर जो कलेक्शन होती है, जो पूरा सेट होता है, उसी को हम सैंपल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। सर ये बात तो समझ आई। अब मुझे आप एक चीज बताओ, नीचे है टोटल, उस टोटल का कुछ हिस्सा आएगा आपका फेवरेबल के अंदर। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम ये रेंज क्या हो सकती है, बताओ मुझे। आप मुझे एक बात बोलोगे, सर प्रोबेबिलिटी इवेंट तो हमने अभी देखा, वो होता है हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब होगा क्या ना, सबसे खराब केस क्या हो सकता है, सबसे खराब केस ये हो सकता है कि यार इवेंट अक्कर ही ना करे। मान लो कोई भी इवेंट था, आपने सोचा कि यार मैं पार्टी में जाऊंगा, अगर मान लो आपके जाने का मन ही नहीं है और आपने सोच लिया है ऑलरेडी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसकी जीरो हो जाएगी। तो कोई भी जो इवेंट अक्कर ही नहीं हो सकता, या फिर आप ऐसा बोलो कि सर द सन राइज इन द वेस्ट, ये प्रोबेबिलिटी इसकी है ही नहीं। सन हमेशा ईस्ट से ही तो राइज होता है, तो वेस्ट में अक्कर करने की उसकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो अगर ना इवेंट अक्कर होगा ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी सर, वो जीरो आएगी। क्या कभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो से नीचे भी जा सकती है? नहीं, नेगेटिव में थोड़ी जा सकती है, जीरो ही लीस्ट प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि अगर इवेंट वो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए, जीरो। तो प्रोबेबिलिटी उस केस में बन जाएगी जीरो। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है आपकी 1, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। सर ऐसा क्यों? अरे नीचे है टोटल, नॉमिनेटर में क्या आ रहा है, टोटल, न्यूमिनेटर में आ रहा है फेवरेबल आउटकम्स। क्या कभी फेवरेबल आउटकम्स आपके टोटल आउटकम से ज्यादा हो सकते हैं? कभी भी नहीं। तो यानी कि ना आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, वो हमेशा ही हमेशा किस रेंज में होगी, वो हमेशा ही हमेशा होंगी आपकी 0 से 1 की रेंज के अंदर। यानी कि 0 से 1, ना इससे कम हो सकती है ना इससे ज्यादा। आप पूछोगे सर 0 हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। क्या 1 हो सकती है? बिल्कुल। 1 कब होगी? जब आपकी सैंपल स्पेस और आपके आउटकम्स जो है फेवरेबल आउटकम्स वो इक्वल हो जाएं। 0 कब होगी? 0 तब होगी जब आपका इवेंट अकर ही नहीं हो रहा। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से आपको कुछ टर्म्स और प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और समझो, अब एक चीज और समझो। जैसे मान लो एक हम पर्सन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, हमारे फेवरेट करेक्टर का नाम अब तक तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, मान लो ये वैभव है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बोली, क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि वैभव के ना पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। क्या मैंने बोला? मैंने बोला वैभव के पास होने की, वो एग्जाम में पास कर जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। और मैं आपसे ये पूछूं कि वैभव के फेल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या हम इस चीज को निकाल सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, वैभव के पास दो ही ऑप्शन है भाई, या तो पास हो जा या फेल हो जा, ठीक है ना। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, पास और फेल, दोनों को मिलाकर मेरे पास क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बात सही है? तो एक्चुअल में ना, अगर मुझे वैभव के पास होने की प्रोबेबिलिटी पता है 0.6, तो मैं बड़े आराम से उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। वो कैसे? 1 माइनस पास निकाल के। 1 माइनस पास क्या आएगा? ये आएगा 1 माइनस 0.6, यानी कि उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं, फेल होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.4, या फिर इसको 40% भी कह सकते हो। सिंपली सोचो ना, वैभव के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 40%, तो फेल होने की पास होने की प्रोबेबिलिटी है 60%, तो फेल होने की कितनी होगी? 40%, लॉजिकली। ठीक है ना। तो इस तरह से ये एक चीजें होती हैं जो एक को नेगेट करना। आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग कुछ है, तो जो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए होगा, ये क्या बताएगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अक्रेंस ऑफ ए। जब ए के ऊपर ऐसी में लाइन बना देता ना, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अक्रेंस ऑफ ए। ए के अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। यानी कि क्या हुआ? वैभव के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस वैभव के फेल ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो पास होने की प्रोबेबिलिटी। डू यू गेट द पॉइंट? तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ध्यान रखने वाली बात ये तभी लगेगा जब ये इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कहने का अर्थ क्या? अगर पहला हो गया, पहला मतलब अगर वैभव पास हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता, अगर वैभव पास हो गया तो वो फेल नहीं हो सकता। गेटिंग इट? ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब दोनों इवेंट्स, मतलब उसके होने की और ना होने की, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या बोलता मैंने वर्ड बोला? मैंने बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझ आया एक्सक्लूसिव का मतलब? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का
इसका अर्थ सिंपली ये देखो कि मान लो दो बंदे हैं, दोनों की आपस में अगर नहीं बनती तो अगर एक बंदा पार्टी में गया ना तो दूसरा बंदा नहीं जाएगा, और दूसरा बंदा गया तो भाई पहला नहीं जाएगा। गेटिंग इट? इस तरह की चीजें आपको यहां पे पता होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का अर्थ क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, छोटे मोटे और भी टर्म्स हैं एक दो, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज होती है आपकी इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स कई बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या मतलब इस चीज का? देखो कुछ चीजें होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं, कुछ चीजें होती हैं इंडिपेंडेंट होती हैं। क्या मतलब सर, अभी भी समझ नहीं आया? देखो मान लो दो अलग अलग इवेंट चल रहे हैं। मान लो एक यहाँ पे मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ है, मैंने इसमें से बॉल निकालनी है कोई, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इधर कुछ मेरे पास डाइस हो सकता है, उसमें डाइस को रोल करना हो सकता है। अगर मैं मान लो पहला इवेंट कर रहा हूं, क्या उस पहले इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई भी इफेक्ट आएगा? आप बोलोगे सर नहीं, पहले वाले में आप बॉल्स निकाल रहे हो, दूसरे वाले में डाइस को रोल कर रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है इन दोनों का? कुछ भी नहीं, दोनों अलग अलग अपने आप में ना इंडिपेंडेंट है। पहले का क्या रिजल्ट आता है, इसका दूसरे के होने या ना होने पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो व्हाट आर दीज थिंग्स? सर दीज थिंग्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब आप पूछोगे सर फिर डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो एक बक्सा है, उस एक बक्से में से आपने एक बॉल निकाल ली, फिर आपने उस बक्से में बॉल निकाल के कुछ और कर दिया, फिर जब दूसरी बार आप बॉल निकालने जाओगे ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकता है बदल जाए। मान लो आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो एक बक्से में ना 20 बॉल्स थी, इन 20 में कोई रेड था, कोई ब्लैक था, कोई येलो कलर की बॉल थी। आपने कोई एक रैंडमली एक बॉल निकाल ली, उसको फेंक दिया। फिर जब आप दूसरी बार एक बॉल निकालने जाओगे ना, तब आपका जो पहला इवेंट हुआ था, ये जो पहली बॉल निकाली थी, उसकी वजह से आपके दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी इंपैक्टेड है। ठीक है ना? मान लो अगर आपने पहली बार जो बॉल निकाली थी वो येलो थी, अगली बार जब आप बॉल निकालने जाओगे तो येलो की प्रोबेबिलिटी चेंज हो चुकी होगी। गेटिंग द फैक्ट? तो इस तरह से डिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर क्या होता है, पहला इवेंट जो हुआ ना उसका इंपैक्ट दूसरे इवेंट पे होता है, पर इंडिपेंडेंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना? अगर कोई भी इवेंट का सक्सेस होना डज नॉट लीड टू फेलियर और सक्सेस ऑफ द नेक्स्ट इवेंट, इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट। कि पहले के कुछ परफॉर्म किया, उसका अगले चीज के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इसी तरह से एक चीज होती है इसको बोलते हैं हम सर्टेन इवेंट। अब देखो ये भी वर्ड बहुत ईजी है। सर्टेन इवेंट क्या होगा? ऐसी चीज जो पक्का होगी ही होगी। जो भी सर्टेन क्या होता है? जो होना ही है, जो लिखा गया है कि ये होगा तो होगा ही, इसमें कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं होती। सर्टेन मतलब विच इज सर्टेन टू बी हैपन। तो सर्टेन इवेंट ऐसा इवेंट होता है जहां पर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर 1 होगी। अगर मैं बोलता हूं वो चीज होकर ही हटेगी तो उसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट। और अगर मैं बोलता हूं इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसी कोई चीज जो हो ही नहीं सकती, ऐसी इवेंट जो कभी हुआ ही नहीं या हो नहीं सकता, वो बोलते हैं इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? सर प्रोबेबिलिटी इवेंट आ जाएगी 0, क्योंकि कोई चीज अगर हो ही नहीं सकती तो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? सर वो 0 ही आएगी। इसमें कोई डाउट की बात हमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक आधा पॉइंट और देख लेते हैं। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं हम इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, थोड़ी सी मुझे पता थ्योरी ज्यादा है इस प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक के अंदर, पर अगर थ्योरी क्लियर होगी ना तो आप खुद रियलाइज करोगे कि आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली। क्या मैंने बोला? इक्वली लाइकली इवेंट। वर्ड देखो, इक्वली लाइकली इवेंट, क्या मीनिंग होगा इसका? इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लो दो चीजें हैं, लेट से मैं बोलता हूं कि वैभव के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, उसी तरह से मेरा हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्वाइन टॉस के ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 0.5। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, यहां पे मैंने दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ऐसे इवेंट्स को मैं क्या बोलूंगा? इक्वली लाइकली, यानी कि जिनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ये 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी थी, इसकी भी 0.5, तो ऐसे इवेंट्स को बोलूंगा इक्वली लाइकली इवेंट। गेटिंग आ पॉइंट? ठीक है ना? कई बार ऐसे टर्म्स वो यूज कर लेगा तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा ना सोचो कि यार पहला इवेंट का प्रोबेबिलिटी दे रखी थी तो दूसरे की कहां से ढूंढूं। वो आपको ऐसे समझ आ जाना चाहिए कि इसका अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब एक एक काम करते हैं। अब ना 3-4 अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आते हैं हमारे क्वाइन के ऊपर कि हेड आएगा टेल आएगा,
एक आते हैं हमारे डाइस के ऊपर, जिसमें 1 2 3 4 5 6 करके आप जो लूडो वाला डाइस आप रोल करते हो। इसी तरह से एक आते हैं कार्ड्स, अरे ताश खेलते हो ना, उसमें हार्ट स्पेड, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो होते हैं ना पान के पत्ते, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो वाले हो गया। एक बॉल्स वाले होते हैं। तो ऐसे 4-5 अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चन है, एक एक करके सबको देख लेते हैं। आई थिंक 15-15 मिनट लगेंगे हर पर्टिकुलर कैटेगरी को समझने के अंदर। एक एक करके कैटेगरी समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन हम प्रोबेबिलिटी के कर पाएंगे। क्लैरिटी है? चलो ठीक है। अब पहले एक काम करते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे सर? कॉइन से स्टार्ट कर लेते हैं, सबसे इजी कॉइन ही है, तो कॉइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले ध्यान से समझना, मान लो आपके पास कितना है? सिर्फ एक कॉइन है, सिर्फ एक कॉइन था। अब एक कॉइन था तो मान लो ये है, ये एक कॉइन है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इन दिस? याद करो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। आप बोलोगे सर यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई सर? दो। यहां पे मान लो अगर ऐसे ही आपके पास दो कॉइन्स होते हैं, फिर मुझे बताओ, आप बोलोगे सर ये पहला कॉइन ये दूसरा कॉइन। अब पहले कॉइन का भी क्या है सर? यहां पर भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे कॉइन के ऊपर भी या हेड आएगा या टेल आएगा, ये बात भी ठीक है। सर यहां पर भी दो ऑप्शन बैठने के लिए, याद करो पिछला चैप्टर, यहां पर भी दो ऑप्शंस, यहां पर भी दो ऑप्शन, यहां पर भी दो ऑप्शन। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास? आप बोलोगे सर 2 × 2, ये आएंगी 4। ये क्या है? व्हाट एग्जैक्टली ये 4 क्या है सर? ये 4 है टोटल आउटकम्स। समझे इस बात को? प्रोबेबिलिटी तो निकालेंगे, पहले टोटल आउटकम निकालना सीख लो। ठीक है, टोटल आउटकम यही तो होंगे, 4 आउटकम हो सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज यहां पे थी, दो यहां पे थी, तो हमने 4 कर दिया। अब मुझे कोई लिख के बता सकता है कि कौन से 4 आउटकम्स आ सकते हैं? बहुत आसान है। देखो हो सकता है ना कि एक पॉसिबिलिटी ऐसे हो HH कि पहले कॉइन पे भी हेड आए दूसरे पे भी हेड आए। एक हो सकता है HT, पहले पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए। एक हो सकता है TH कि पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए। और एक हो सकता है TT, दोनों पे टेल आए। क्या इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? आप बोलोगे सर नहीं, ओनली दीज आर द 4 पॉसिबल आउटकम्स इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो अभी हमने टोटल आउटकम लिखना सिखाया है। इसी तरह से अगर मान लो, ठीक है, इसी तरह से, हाँ, इसी तरह से मान लो कि अगर यहां पे दो कॉइन की जगह अगर मैं लेट से 3 कॉइन कर दूं, अगर मान लो मैंने क्या कर दिया सर? मैंने कर दिया 3 कॉइन्स कर दिया। फिर एक बार खुद लिख के बताओ कि क्या लगता है कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? आप बोलोगे सर बहुत इजी है, 3 कॉइन्स के लिए ये रहा पहला, दूसरा और तीसरा कॉइन। सर यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज HAT, यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज HAT, यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आए? आप बोलोगे सर 2 × 2 × 2, ये क्या बना सर? ये बना 8। क्या कोई लिख के भी बता सकता है सर? बिल्कुल मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, एक आएगा आपका तीनों में हेड आ जाए, ऐसे ही आपका आ सकता है कि 2 में हेड आए, इस तरह से। तो ऐसे करते करते आप लिखोगे ना, टोटल 8 ऐसे पॉसिबल आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। डू यू गेट द पॉइंट? एक आखिरी में ट्रिपल T आ जाएगा, तीनों पे ऊपर टेल्स। तो इस तरह से आप नोटिस कर रहे हो कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास निकालने हमें आते हैं, टोटल आउटकम्स। ऊपर देख लेंगे क्या वो मांग रहा है, अकॉर्डिंगली हम उसको कर लेंगे। राइट, अब एक काम करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, उससे हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ये देखो, पहले क्वेश्चन पे आओ। यहां कह रहा है दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल? देखो कोशिश करते रहो खुद भी अपने एंड पे सॉल्व करने की, ये मत सोचो कि सर कर तो रहे हैं हमें क्या करने की जरूरत, ठीक है ना, बट अपने एंड पे भी एक बार करते रहो। कह रहा है दो कॉइन्स को टॉस किया साइमल्टेनियसली, इकट्ठे, ठीक है, और कैसी प्रोबेबिलिटी है ताकि हमारे पास एट मोस्ट 1 टेल आए? सर एट मोस्ट का मतलब तो हमें पता है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एक टेल आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम 1 टेल आए, इससे ज्यादा ना आए। अब देखो याद करो, या तो अभी मैंने आपको करवाया भी था, जैसे ये वाला देखो, यही तो बात कर रहा है, दो कॉइन्स की बात कर रहा है, और यहां पर ये 4 आउटकम्स आए थे। अगर मैं आपको इन चारों आउटकम्स में से पूछता हूं कि व्हाट इज द, किन किन केसेस में होगा एट मोस्ट 1 टेल, क्या बोला? एट मोस्ट। और एट मोस्ट का अर्थ आप जानते हो कि या तो एट मोस्ट 1 का मतलब होता है या तो 0 या फिर 1 आए, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 0 हो या 1 हो। अब मुझे बताओ इन वैसे केसेस में से कौन से ऐसे केसेस जहां पे एट मोस्ट 1 टेल है? आप मुझे बोलोगे सर ये वाले में 0 टेल है तो ये भी आएगा,
एटमोस्ट वन, ये वाला केस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये एटमोस्ट वन को ब्रीच कर गया, ये वन टेल से ज्यादा हो गया। तो एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, ये जो पहले तीन है, 1 2 3, ये तीनों केसेस ना क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये एटमोस्ट वन टेल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनमें ज्यादा से ज्यादा एक टेल है, आखिरी वाले में 2 टेल आ गए तो उसनों को नहीं लेंगे। तो यहां पर आप नोटिस करो, यहां प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? आप बोलोगे सर 4 टोटल केसेस थे। कितने केसेस सर? 4। उन 4 में से मेरे फेवरेबल कितने हैं? 3। पहला, दूसरा, तीसरा सेटिस्फाई कर रहे हैं, चौथा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो टेक्निकली ना ये वाला क्वेश्चन की जो आंसर आएगा वो 3/4 हो जाएगा। 4 क्यों? 4 था सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और 3 क्या है? 3 है मेरे फेवरेबल आउटकम्स। व्हाट इज फेवरेबल आउटकम? कि जहां पर एट मोस्ट वन टेल हो। वो हमने देखा था, वो टीटी वाला केस नहीं आएगा, उसके अलावा बाकी तीनों आएंगे। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं, वो 3/4 होगी, जो कि ऑप्शन बी में दी गई है। ठीक है सर, ये बात तो समझ आई। पर मुझे एक बात बताओ सर, कि यार ये तो चलो 2 कॉइन्स के केस में हमने कर लिया, कल को 3 कॉइन्स 4 कॉइन्स कोई भी ऐसा केस पूछ लेगा तो हम हर किसी में ऐसे लिख के देखने की कोशिश करेंगे? द आंसर इज नो, ऐसा थोड़ी करेंगे यार। तो इसका ना एक तरीका होगा। क्या तरीका है? वो तरीका अगर आपने परमुटेशन मेरे से अच्छे से पढ़ा है तो आपको बड़े आराम से पता लग जाएगा। देखो, नीचे क्या लिखना है? नीचे आना है टोटल आउटकम्स, ऊपर क्या आना है सर? फेवरेबल आउटकम्स। ये तो हमें पता है। टोटल आउटकम्स भी हम जानते हैं। जैसे एक कॉइन के केस में 2 आउटकम्स थे, 2 में क्या थे? 4, 3 में क्या थे? 8। तो 2 की पावर चल रही है, तो नीचे तो सर हमें पता है 2 की पावर 2 ही आएगा। दैट मच वी आर अवेयर। बहुत बढ़िया। अब ऊपर क्या आएगा? देखो एक बात नोटिस करो, क्वेश्चन क्या है? एट मोस्ट वन। एट मोस्ट वन का मैंने मतलब बता दिया, या 0 या 1, 0 और 1। 0 की क्या आपके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस है? आप बोलोगे सर हमारे पास ना 2 कॉइन्स हैं, हम चाहते हैं उन दोनों में किसी पर भी 0 ना आए, 2C 0। और अगर मैं बात करूं 1P कि एक के ऊपर टेल आए, तो वो क्या होगा? 2C 1। यानी कि ये वाले 0 पॉसिबिलिटीज के लिए, मतलब 0 टेल आए तो उसके लिए क्या है? 2C 0। 1 टेल आए उसके लिए क्या है? 2C 1। सर बीच में क्या है? बीच में होता है और जब भी और आता है हम इन चीजों को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो आंसर मेरा बन गया 2C 0 + 2C 1 डिवाइड बाय 4। अब ये C0 वाला हमें करना आता है। 2C 0 का वैल्यू, 2C 0 क्या होगा? ये आपका 1 हो जाएगा और वो आपका 2, तो ये बन जाएगा 3/4। वेरी इजी, गेटिंग इट? तो मैंने ये भी सिखा दिया ऐसे कैसे करते हैं। पर डिफिकल्ट क्वेश्चंस में जहां पे 3-4 कॉइन्स आएंगे, वहां हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। वहां हर बार हम पॉसिबिलिटीज नहीं निकाल पाएंगे ऐसे ऐसे वाला करके। गेटिंग इट? ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको और सिखाता हूं। जैसे ये देखो, यहां क्या कह रहा है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, जैसा पिछले केस में था वैसा ही। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल? कैसे करना है बताओ सर? C0 वाले से करते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ यहां क्या वर्ड यूज कर दिया उसने? एट लीस्ट 1। एट लीस्ट 1 का मतलब क्या होगा? कि भाई या तो 1 आए या 1 से ज्यादा आए। 1 से ज्यादा कितना आ सकता है? अरे 2 ही तो कॉइन है, या 1 आए या 2 आए। तो इसमें क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है। नीचे तो आप जानते हो सर 4 ही आएगा, 2 की पावर 2, वो हम पता है कि 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा सर 2C 1, इसके लिए आएगा 2C 1, इसके लिए क्या आएगा सर? 2C 2, और बीच में क्या है? और है, तो प्लस कर दिया। बस इसको सॉल्व कर लो। ये बना 2 + 1 3, 3/4। आंसर आ गया आपका। इसका भी आंसर 3/4 ही आएगा। ठीक है ना। आप चेक करना चाहते हो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो याद करो हमने क्या निकाला था? हमने 4 पॉसिबिलिटीज निकाली थी सर, HH, HT, TH और TT। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? एट लीस्ट 1। एट लीस्ट 1 कहां पे आ रहा है? कम से कम एक टेल तो आई है सर। एक यहां पे आ रहा है, एक यहां पे, एक यहां पे, तो 3 जगह आ रहा है। कितने में से? 4 में से। ऐसे भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूं आप इस पर्टिकुलर चीज को सीखो, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए ना आप उसको कर पाओ। गेटिंग इट? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देख लो। अब यहां क्या कह रहा है? यहां कह रहा है सर 3 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन है? 3। उनको टॉस किया गया और कम से कम 2 टेल्स तो आए ही आए। क्या लिखा है? एट लीस्ट 2। अब एट लीस्ट का 2 का मतलब क्या होता है? कि कम से कम 2, यानी कि 2 तो आए या 2 से ज्यादा आए। 2 से ज्यादा क्या हो सकता है सर? मैक्सिमम 3 ही हो सकता है। तो यानी कि 2 और 3 आए, मतलब या तो 2 टेल आए या 3 टेल आए। क्या बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ सर? नीचे तो बनेगा 2 की पावर 3, 3 कॉइन टॉस हो रहे ना, तो 8 पॉसिबिलिटीज है, ये हमें पता है।
ऊपर क्या बनेगा सर, हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, उन 3 कॉइन में से किसी 2 पे आपकी टेल आ जाए तो 3C2, या फिर हमारे पास 3 कॉइन है, उनमें से उनमें से तीनों के तीनों के ऊपर टेल आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी हुई। और बीच में क्या है सर, बीच में और है, लगाओ फिर प्लस कर दो, तो 3C2 प्लस 3C3 करोगे, ठीक है ना, ये बना आपका 3 + 1 4, ये बना आपका 4/8, ये बन जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें बन गया, ठीक है। 3 क्वेश्चन किए हैं, देखो किसी को कोई भी डाउट है ना, प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, पीछे एक बार वीडियो करके दोबारा देख लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आपने ये नहीं सीखा, देखो ये वाला मैं क्यों नहीं करा रहा आपको कैलकुलेशन, क्योंकि मैं तो खुद दिमाग में कर लेता हूं। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत डिटेल में एनसीआर एनपीआर ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी हैं। तो फंडामेंटल्स हमने वहां पर डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी इस चीज के। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। चलो आओ फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब यहां पे देखो, यहां क्या कह दिया, 8 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, क्या कह रहा है, 8 कॉइन्स को हमने टॉस कर दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स। देखो अब यहां पे उसने एटलीस्ट एटमोस्ट ऐसा कुछ नहीं लिखा, उसने उसने क्या कहा है, हमें एग्जैक्टली 5 चाहिए, कितने चाहिए, एग्जैक्टली 5 हेड्स। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, बड़े आराम से आप बता दोगे। प्रोबेबिलिटी सर कुछ नहीं आएगी, नीचे आएगा टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, 2 टू द पावर व्हाट, 2 टू द पावर सर 8, 8 कॉइन है ना, सब पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 बार आएगा, ठीक है। ऊपर क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, सर वो आएंगे, हमारे पास 8 कॉइन्स हैं, उन 8 कॉइन्स में से किसी 5 के ऊपर हमारा हेड आ जाए, बस। दिस इज द आंसर, 8C5/2⁸। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर ये बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7/32। क्लियर हुआ, कैलकुलेशन आपकी पार्ट है। देखो मैंने पिछले चैप्टर में करवाए हैं, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली 5 था, यहां पर एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं लिखा था, तो बीच में प्लस प्लस नहीं करेंगे, एग्जैक्टली 5 है तो 8 में से कोई 5, 8C5। क्लियर, ठीक है दोस्तों। अगर आप ना मेरे साथ जुड़ना चाहते हो ना, तो मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। आप इस टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW, इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें कुछ मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप मेरे साथ कुछ अपने डाउट्स वगैरह यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। राइट, आगे चलते हैं फिर। आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, आगे आ जाओ, हम डाइस डिस्कस कर लेते हैं। क्या सर, डाइस। देखो अब जब हम बात करते हैं ना डाइस की, तो डाइस में आप जानते हो जो लूडो में आप खेलते हो, उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं सर। उसमें अगर मान लो एक डाइस है, एक डाइस होगा तो हमारे पास ना 6 ऑप्शन होंगे, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। यही बात है, एक डाइस आप थ्रो करोगे, इनमें से कोई आ जाएगा एक, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बड़े आराम से कह दोगे सर टोटल आउटकम 6 है, और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ऐसे ही 5 के आने की प्रोबेबिलिटी सर वो भी 1/6, क्योंकि इन 6 में से, मतलब नीचे है टोटल आउटकम, टोटल आउटकम 6, उनमें से फेवरेबल क्या है, एक ही है, तो 1/6। ऐसे 1 डाइस तो बहुत सिंपल होता है। कंफ्यूजन बच्चों को ना 2 डाइस में आती है, कि मान लो 2 डाइस हो, अब 2 डाइस आप फेंकोगे, तो मुझे बताओ टोटल पॉसिबल ऑप्शन कितने हुए। आप बोलोगे सर एक ये पहला डाइस, एक ये दूसरा डाइस, यहां पर भी 6 ऑप्शंस, यहां पर भी 6 ऑप्शंस, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं। आप बोलोगे सर 6 × 6, वो आएगा आपका 36। क्या ये 36 हम लिख भी सकते हैं, आंसर इज यस। मैं बिल्कुल आपको लिखा के दे देता हूं कि कौन सी 36 पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक्चुअली इसके ऊपर ना क्वेश्चंस भी आए हैं, तो हमें एक ना टेबल सा ही बना लेना चाहिए। मैं आपको 36 की 36 पॉसिबिलिटी लिखा के देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये लिखते रहना मेरे साथ, जैसे 1,1 हो सकता है सर, 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 1,4, 1,5, 1,6। बिल्कुल, ये आपने पहले के ऊपर कॉमन रख दिया 1, और दूसरे वाला डाइस चेंज करते रहे। ऐसे ही आपके पास हो सकता है सर 2,1 होगा, 2,2 होगा, 2,3 होगा, 2,4 होगा, 2,5 होगा, 2,6 होगा, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे ही आपका 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, और ऐसे ही आपका 3,6।
ऐसे और भी आप करते सकते हो। फिर यही सेम चीज 4 के लिए आ जाएगी, यही 5 के लिए आ जाएगी, और ऐसे अगली लाइन आपकी 6 के लिए आ जाएगी। तो ऐसे टोटल आपके 36 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है सर, ये बात बहुत बढ़िया। अब मैंने ना कुछ आपके क्वेश्चंस में ऐसा देखा है, कई बार ना वो आपसे पूछ लेता है, जैसे ये आपके 36 पॉसिबिलिटीज होगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने, ठीक है ना, आपने क्या किया, 2 डाइस को रोल किया, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो सम हो, दोनों डाइस के ऊपर जो सम आएगा वो 0 हो। क्या मैंने बोला कि आपने क्या किया, 2 डाइस को रोल किया, उस 2 डाइस के रोल करने की वजह से एक कुछ पहले डाइस के ऊपर कुछ आएगा, एक दूसरे डाइस के ऊपर कुछ आएगा, कुछ भी नंबर, उन दोनों का सम की प्रोबेबिलिटी, मतलब उन दोनों का सम 0 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, बता सकते हो? बड़े आराम से आप बोलोगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप नोटिस करो मिनिमम सम कितना आएगा। आप बोलोगे सर मिनिमम सम तब आएगा जब पहले डाइस के ऊपर भी और दूसरे डाइस के ऊपर भी मिनिमम नंबर हो, तो 1 और 1 तो है ही है। तो यानी कि ना कभी भी किसी भी केस के अंदर आपका 2 डाइस के ऊपर जो नंबर आया है उनका सम 0 नहीं हो सकता। क्या 1 हो सकता है? सर 1 भी नहीं हो सकता। पर क्या 2 हो सकता है? आंसर इज यस, 2 बिल्कुल हो सकता है। ये देखो यहां पे इनका सम 2 आएगा, बात ठीक है? यस, इनका सम 2 आ रहा है। और बताओ सर सम 3 का चेक करना हो, सम 3 का ना सिर्फ 2 ही केस है, एक 1,2, एक 2,1। किसी भी और तरह से आपका सम 3 नहीं आ सकता। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूं सर 4 सम किसका आएगा, तो यहां पर ये नोटिस कर रहे हो, ये तीनों का सम 4 आएगा, 1,3, 2,2, 3,1। इसके अलावा कोई भी ऐसे 2 कॉम्बिनेशन नहीं है जिनका सम 4 आए। आपसे मैं 5 के लिए पूछूं, आप बोलोगे सर 5 के लिए ये 4 है, ये 1,4, 2,3, 3,2, 4,1। इसके अलावा किसी भी जगह सम 5 नहीं आ सकता। तो एक्चुअल में पता क्या होता है, यहां पर ना आपका एक पैटर्न बन जाता है। क्या बन जाता है सर? एक पैटर्न बन जाता है। मैं आपको बताता हूं क्या पैटर्न बना। पैटर्न कुछ ऐसा बना कि अगर आपको सम चाहिए 2, सम 2 चाहिए ऑन 2 डाइसेस, इसके लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी क्या थी? 1,1 वाली। अगर आपको सम चाहिए 3, इसके लिए आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, और वो पॉसिबिलिटी क्या है? वो है आपकी 2,1 एंड 1,2। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि आपको सम चाहिए 4, उसके लिए आपके पास 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। वो कौन सी हैं? 3,1, 2,2 और आपका 1,3। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पे एक पैटर्न देख रहे हो, बिल्कुल। अगर आप 5 की बात करोगे, यहां पर भी आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। वो कौन सी हैं? 3,2, 4,1, 1,4 और आपका 2,3। तो इट ब्रिंग्स अस अ पैटर्न। यहां पे देखो सम 2 के लिए एक पॉसिबिलिटी, 3 के लिए 2 पॉसिबिलिटी, 4 के लिए 3, 5 के लिए 4। ऐसे ही आप 6 के लिए चेक करोगे, उसके लिए 5 पॉसिबिलिटीज आएंगी। 7 सम के लिए चेक करोगे, 6 पॉसिबिलिटीज आएंगी। पर इसके बाद स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो कैसे? वो इस तरह से चेंज होगी कि अगर मान लो आपको चाहिए अब सम थोड़े अलग चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद ना, यहां तक तो स्टोरी ठीक है, इसके बाद अगर आपको लेट से सम चाहिए 8, तो 8 के लिए ना आपकी 7 पॉसिबिलिटीज नहीं है। 8 के लिए यहां पे उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 8 के लिए पॉसिबिलिटीज होती हैं 5, 9 के लिए होती हैं 4, 10 के लिए होती हैं 3, 11 के लिए होती हैं 2 पॉसिबिलिटीज, 12 के लिए होती है 1 पॉसिबिलिटीज। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो 12 कैसे बनेगा? 6,6 से, और कहीं नहीं बन सकता। 11 कैसे बनेगा? 6,5, 5,6। 10 कैसे बनेगा? 6,4, 4,6 या 5,5। 9 कैसे बनेगा? 6,3, 3,6, 5,4, 4,5। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऐसा आइडिया रखने से ना आपको क्वेश्चंस थोड़े आसानी से आप कहीं ना कहीं कर पाओगे। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? ठीक है सर, ये यहां तक तो हमें बातें समझ आ गई। अब मैं आपको ये बता इसलिए रहा था क्योंकि कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहां पर क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ डाइस। 2 डाइस आपने थ्रो किए, उन दोनों डाइसेस के ऊपर जो नंबर्स आए उनका सम 10 आना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर तो आपको पता होगा तो बड़े आराम से आप बता दोगे कि सर ये हमने अभी पीछे पढ़ा, ये 10 आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 3 थी। ठीक है ना? क्या होता है प्रोबेबिलिटी? होती क्या है सर? टोटल आउटकम
और ऊपर फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम सर्च कितने हैं, 6 का स्क्वायर, ठीक है ना, 6 पहले पे 6 दूसरे पे, तो 36 आउटकम है टोटल। फेवरेबल कितने हैं, 10। सम कैसे आ सकता है, आपको या तो याद हो सर आप 6,4 कह लो, इससे 10 आ सकता है, 5,5 कह लो, या फिर आप 4,6 कह लो। इसके अलावा कभी भी आपका दो डाइसिस का सम 10 नहीं आ सकता। तो एक्चुअली में फेवरेबल आउटकम कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 3/36, जो आता है आपका 1/12, और वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर। क्लैरिटी हुई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक और देखो, जैसे यहां पर क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम विच इज प्राइम नंबर फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ डाइस। अब देखो यहाँ पे नंबर सिस्टम को इसने साथ में जोड़ दिया, ये कह रहा है कि प्राइम नंबर आना चाहिए। और प्राइम नंबर मुझे बताओ, जब आप बात करते हो दो डाइसेस के सम से, प्राइम नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, आप बोलो सर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, और तो कुछ नहीं ना आ सकता। इसके आगे जाओगे तो 13 तो आएगा नहीं कभी सम, तो सिर्फ यही 5 पॉसिबल हुए। अब इनका हमें वैल्यू पता है, जैसे 2 के लिए कितनी बार आ सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस सर एक ही है, 1,1। 3 के लिए कितना था, 2 था। 5 के लिए कितना था, 4 था। 7 के लिए कितना था, 6 था। 11 के लिए कितना था, 2 था। ये अभी पीछे बताया ना, ये देखो ये सारे नंबर्स मैं यहीं से यूज कर रहा हूं वहां पे, और बस इनको ऐड कर लो, कितना बनेगा, या 1 + 2 3, 3 + 4 7, +6 13, +2 15। तो फेवरेबल आउटकम मेरे हैं 15, टोटल आउटकम मेरे कितने हैं 36, तो ये बन गया आपका 5/12। दिस इज द एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर फॉर 2 थ्रोज ऑफ डाइस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर 5/12 आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो यार, अब आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, ध्यान से पढ़ो इसको, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। यहां पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट विच इज इवन नंबर फ्रॉम 2 थ्रोज ऑफ डाइस। क्या कह रहा है, दोनों डाइस के ऊपर जो भी नंबर आए उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी नंबर इवन आए। देखो याद करो, जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि कैसे किसी चीज का प्रोडक्ट इवन आएगा। कैसे आएगा, कि मान लो इवन इंटू इवन अगर आप करते हो, मान लो 4 × 6 किया तो वो इवन आता है, या फिर आप ऑड इंटू इवन करोगे सर वो भी इवन ही आता है, जैसे 3 × 6 कर दिया। पर अगर आप ऑड इंटू ऑड कर रहे हो, उस केस में वैल्यू आपकी ऑड आती है। क्या आती है, ऑड इंटू ऑड इज ऑड। पर ये वाले केसेस तो इवन ही देंगे, अगर एक भी नंबर इवन हो गया ना दोनों में से तो आपका इवन आ जाएगा, पर अगर दोनों के दोनों ऑड होंगे तब आपका ऑड आएगा। अब यार देखो, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास के अंदर मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर मान लो वैभव अगर पास नहीं हो रहा तो वैभव क्या होगा सर, फेल होगा। अगर प्रोडक्ट ऑड नहीं है तो प्रोडक्ट इवन होगा। तो एक्चुअल में ना शायद आपको इवन प्रोडक्ट निकालना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर ऑड प्रोडक्ट निकालना बड़ा आसान है। वो पता कैसे, जैसे ये देखो, ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस। आपको पता क्या चाहिए, आपको सर पहले पे भी ऑड चाहिए, मैं अभी ऑड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, ध्यान रखना इवन पे आऊंगा। अगर मुझे प्रोडक्ट ऑड चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सर पहले डाइस पे भी ऑड, दूसरे पे भी ऑड। तो पहले पे क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, आप बोलोगे सर ऑड आ सकता है, या 1 आएगा, या 3 आएगा, 5 आएगा। यहां पर भी क्या आ सकता है सर, 1 आएगा, या 3 आएगा, 5 आएगा। इन तीनों में से ही कोई आना चाहिए, यहां पर भी एंड यहां पर भी। अब आप बोलोगे सर एंड पे इतना स्ट्रेस क्यों दिया, अरे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई चाहता हूं इसलिए एंड पे स्ट्रेस दिया। यहां पर भी ऑड, यहां पर भी ऑड। कितने ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो ये या ये या ये। यहाँ पे कितने ऑप्शन है, यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है। तो एक्चुअल में ना आपके 9 ऐसे पॉसिबल वेज हैं जिनके माध्यम से आपका प्रोडक्ट आएगा ऑड। अब आप बोलोगे सर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, आप इवन की बात कर रहे थे, ऑड पे कैसे आ गए। अरे समझो इस बात को, अगर मेरे पास कुछ टोटल है ना, जितने भी नंबर है, कितने नंबर है मेरे पास सर, 36 नंबर है। 36 ही चीजें हो सकती हैं, 6 × 6 वो हमने देखा हुआ है। अब इनमें से कुछ होंगे ऑड और कुछ होंगे इवन। बिल्कुल सही बात है, मुझे इवन निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। मैंने देखा यार 9 बार ना ऑड आ रहा है, अभी निकाला आपके सामने, ये देखो नंबर ऑफ आउटकम जिनमें ऑड आएगा वो 9 है। तो क्या मैं भैया इवन नहीं निकाल पाऊंगा, बड़े आराम से सर। अभी वैभव वाला एग्जांपल दिया, तो अगर 36 में से 9 बार ऑड आ रहा है तो इवन कितने बार आएगा सर, वो 36 - 9 बार, यानी कि 27 बार। बस बात खत्म होगी। तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इवन की प्रोबेबिलिटी आएगी नंबर ऑफ टाइम्स इट इज इवन। कितनी बार है सर, 27 टाइम्स। कितने में से, आउट ऑफ टोटल जो होता है आपका 36। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 3/4।
मीनिंग समझ आया कैसे किया है? ठीक है, करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, वहां पे थोड़ी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको अलग अलग देखने पड़ेंगे, कि पहले देखना पड़ेगा दोनों पे ऑड आए, फिर इस तरह से वो उनको अलग अलग केसेस देखने पड़ेंगे। पर अगर आपने टोटल में से ऑड वाले माइनस कर देंगे तो डायरेक्टली आपका ये बना जाएगा। क्लैरिटी है इस चीज की? चलो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े और भी ट्राई करना, मैं भी कुछ शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम के ऊपर भी, जहां पे आपको डाइस की क्लैरिटी मिल जाएगी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा मूड को लाइट करते हैं, राइट, और जरा कार्ड्स पे आ जाते हैं। किसके ऊपर? कार्ड्स। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को ताश खेलने का शौक होगा शायद, ठीक है, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, समझना पड़ेगा हमें, समझना है इस बात को। ठीक है, अगर देखो ये चीजें नहीं पता होंगी ना तो मुश्किल रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। एक्चुअल में ना अगर हम बात करते हो हमारे डेक ऑफ कार्ड्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 52 कार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें से ना जो 52 कार्ड्स होते हैं वो उनमें से आपके आधे होते हैं रेड कलर के, यानी कि रेड कलर के कितने कार्ड्स हुए सर? 26। बाकी जो क्या है सर? बाकी हैं आपके ब्लैक कलर के। तो कोई आपसे पूछे कितने ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स होते हैं, वो होते हैं 26। रेड कलर के कितने होते हैं? वो भी 26। रेड में भी फर्दर कैटेगराइजेशन होती है, हार्ट के कार्ड्स होते हैं आपके डायमंड के, यानी कि टोटल 13 कार्ड्स आपको हार्ट के देखने को मिल जाएंगे, 13 कार्ड्स आपको डायमंड के। उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपके स्पेड की, तो 13 स्पेड के कार्ड्स और 13 क्लब के, तो यानी कि टोटल ब्लैक 26, रेड 26। रेड में भी हार्ट और डायमंड के 13-13, उसी तरह से स्पेड और क्लब के भी 13-13। पहली बात तो ये बात समझ आनी चाहिए टोटल 52 कार्ड्स का कैटेगराइजेशन कैसे होता है। फिर इसके अलावा जब मैं बात करता हूं ना एसेस की, एस आपने सुना होगा, एस का अर्थ पता क्या होता है? जो ए वाला लेटर होता है ना उसको बोलते हैं एस। तो दरअसल में 4 होते हैं सबके, एक हार्ट का एस, एक डायमंड का एस, एक स्पेड का, एक क्लब का, तो एस होते हैं टोटल 4। आपसे कोई पूछे नंबर कार्ड, नंबर कार्ड किसको बोलते हैं? नंबर कार्ड होते हैं स्टार्ट 2 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 9 कार्ड हुए टोटल, ठीक है ना? 9 कार्ड किसके हुए? हार्ट के। ऐसे ही 9 आपके डायमंड के हो जाएंगे, 9 स्पेड के हो जाएंगे और 9 आपके क्लब के। तो इस तरह से अगर आपसे पूछो कि टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं, सर वो होते हैं टोटल 36। 2 से लेके 10 वालों को हम नंबर कार्ड बोलते हैं, और सबके 9 इस तरह से होंगे तो 36वें होंगे। इसी तरह से आपके जो होते हैं आपका जैक, आपका क्वीन और किंग, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है, कभी ताश खोलना आपको दिख जाएंगे। तो इसी तरह से चारों आपके जो तीनों होते हैं जैक, क्वीन और किंग, वो हार्ट के भी, डायमंड के भी, स्पेड के भी और आपके क्लब के भी, तो 3-3 ये सबके होते हैं चारों के। तो 12 कार्ड यहाँ पे, यानी कि 4 एस यहाँ पे, 36 यहाँ पे 40 हो गया, और 12 यहाँ पे 52। ठीक है, 36, 12, 48, 4, 52, 52 कार्ड ऐसे डिवाइड होते हैं। तो ये आपको पिक्चर पता होनी चाहिए। ठीक है, 4 कैटेगरीज आपके हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब, 26 रेड कलर, 26 आपके ब्लैक कलर, उनमें भी 4 एस के, 36 आपके नंबर कार्ड्स और आपके 12 होंगे आपके फेस कार्ड्स। अगर ये पता होगा ना, फिर क्वेश्चंस करने कहीं ना कहीं आपके लिए काफी आसान बन जाएंगे। मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, जो वो 52 कार्ड्स होते हैं उनमें से 2 कार्ड्स को हमने रैंडमली ड्रॉ किया, रैंडमली निकाला। What is the probability that 1 card is diamond and 1 is a spade? अब देखो, अगर आपको पता ही नहीं ना होगा डायमंड स्पेड क्या होता है तो नहीं हो पाएगा ये आंसर। पर समझो इस बात को, क्या करना है, 2 कार्ड्स निकालने हैं और उसने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि एक कार्ड आपका डायमंड का हो और साथ ही साथ एक आपका हो स्पेड का, यही बोला गया है। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर? फेवरेबल बाय टोटल। बिल्कुल ठीक बात है। टोटल आउटकम कितने हैं यहां पे? सर 52 कार्ड्स थे, 52 में से 2 निकालने हैं, तो टोटल क्या हुए सर? 52 C2, यही तो होगा। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। 52 में से 2 कार्ड से हमने रैंडमली निकाले, तो व्हाट इज दैट सर? 52 C2। ये बात तो सर हमें पता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब फेवरेबल कितने होंगे? आप बोलोगे सर फेवरेबल तब होगा जब एक कार्ड आपका डायमंड का निकले एंड एक कार्ड आपका स्पेड का निकले। वो कैसे निकलेगा सर? ये देखो, डायमंड के 13 कार्ड्स थे, उन 13 में से एक निकल जाए एंड एट द सेम टाइम आपके
स्पेड के 13 कार्ड्स थे, उन 13 में से एक निकल जाए तो टेक्निकली ना डायमंड के लिए क्या आएगा, 13 कार्ड्स थे डायमंड के, उनमें से कोई एक निकलेगा तो हम खुश हैं कि हाँ यार ये कंडीशन सॉल्व होगी। दूसरा क्या है, स्पेड। स्पेड कैसे निकलेगा, स्पेड के 13 कार्ड्स होंगे, उनमें से कोई एक निकल जाए तब हम खुश हैं। आगे पॉसिबिलिटी, और बीच में क्या है सर, एंड, तो बीच में क्या कर दोगे, ये हो गया मल्टीप्लाई, बात खत्म। सॉल्व कर लो इसको 13C1 और 13C1 को, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। मीनिंग समझ आया कैसे किया है इस चीज को, ठीक है। ये देखो 52C2 क्या है, टोटल नंबर, जो टोटल आउटकम्स आएंगे, क्योंकि 52 कार्ड थे ना, उनमें से 2 कार्ड को हमने रैंडमली ड्रॉ करना है। और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा आपका इन 13 में से किसी एक को निकालना, मतलब डायमंड में से एक को निकाला और आपने स्पेड में से किसी एक को निकाला, आपका आ गया आंसर 13C1 इंटू 13C1 डिवाइड बाई 52C2। क्लियर है ये बात। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, राइट। एक और क्वेश्चन देखो, यहां कह रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर क्वीन। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ना, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहां क्या कह रहा है, 52 कार्ड्स थे हमारे पास, ठीक है, उनमें से हमने 2 कार्ड्स को रैंडमली ड्रॉ किया। अब आप इससे तो बड़ा आराम से निकाल दोगे कि यार हाँ सर नीचे आपका 52C2 आएगा, इसमें तो कोई डाउट की बात है नहीं। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा कि दोनों के दोनों कार्ड्स आपके वो क्या होने चाहिए, वो आपके क्वीन होने चाहिए। वो कैसे निकलेगा, क्वीन कैसे निकलेगी, आप बोलोगे सर ये देखो इधर, इधर देखो आपकी क्वीन कितनी है दरअसल में, सर क्वीन एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, टोटल 4 क्वींस हैं। इन चारों में से कोई 2 निकल आए तो एक्चुअल में आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका 4C2। उन चारों में से आपकी अगर मतलब आपकी क्वीन, तभी तो आएगा आंसर आपका फेवरेबल क्या आएगा, उन चारों में से कोई 2 निकले जो आपकी क्वीन वाले कार्ड्स हैं, तो आपका फेवरेबल अपॉन टोटल क्या बनेगा, 4C2 बाय 52C2। इनको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया ही हुआ है, मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं। आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/221। ठीक है, क्लियर हुआ ये, बहुत बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक इससे साथ ही मिसलेनियस टॉपिक है जो बात करता है कि मान लो एक जैसे बैग्स होते हैं, किसी बैग में से आपने बॉल्स पिक करनी है, तो उसके 3-4 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिए थे, अब बस उनको अप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखो, यहाँ कह रहा है कि एक बैग है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से मान लो कोई बैग होगा, उसके अंदर आपकी कुछ यहाँ पे येलो बॉल्स पड़ी हुई हैं और ऊपर आपकी, मतलब ऊपर नहीं, साथ ही में आपकी यहाँ पे कुछ रेड बॉल्स भी साथ में हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बॉल्स आर येलो, तीनों की तीनों बॉल्स आपकी येलो होनी चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इजी है सर, प्रोबेबिलिटी होती है हमारे फेवरेबल बाय टोटल आउटकम्स। मुझे बताओ कितनी बॉल्स हैं यहाँ पे, आप बोलोगे सर 6 येलो हैं 7 रेड हैं, तो टोटल कितनी है, 6 जमा 7, यानी कि टोटल 13 बॉल्स हैं। ठीक है, इन 13 बॉल्स में से हमने कितनी निकालनी है, आप बोलो सर 3 निकालनी है, तो नीचे तो हमें पता है सर क्या आएगा, 13C3। दिस आर नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, बिल्कुल ठीक बात है। ऊपर क्या चाहिए, ऊपर चाहिए हमें येलो, जो तीनों की तीनों बॉल्स हों वो येलो होनी चाहिए, यही चीज है। तो येलो है कितनी, सर येलो है 6। अगर इन 6 में से कोई भी 3 निकल जाएंगी, हम कंफर्म होंगे कि तीनों की तीनों येलो निकली है, बस आंसर आ चुका है। लॉजिक क्लियर होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन सेकंड्स में निकलते हैं। क्या मैंने बोला, टोटल 13C3 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, और आप उसके आउटकम्स पॉसिबल, एंड ऊपर क्या हो गया 6C3। प्रिटी इजी, इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आया दैट इज योर करेक्ट आंसर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस यहां पर आपसे पूछा हुआ है कि मान लो तीनों की तीनों बॉल्स आपकी क्या है, रेड है, तो यहां पर भी सेम ही रहेगा। डिनोमिनेटर तो कितना रहेगा 13C3, 13 में से 3 चूज करनी है, ऊपर क्या है, रेड बॉल आनी चाहिए। रेड कितनी है सर 7, 7 में से कोई 3 आ जाएंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 7C3 बाय 13C3। वेरी इजी। एक और देखो इसके जैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन, यहां पर भी सेम ही क्वेश्चन है, पर पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। यहां ये नहीं कहा कि येलो ही हो, यहां ये भी नहीं कहा कि रेड हो, बोला क्या है, तीनों कलर मतलब तीनों आपकी बॉल्स का रंग सेम होना चाहिए। तो
तो मुझे बताओ कैसे लिखेंगे इसको। आप बोलोगे सर इतना तो हमें क्लियर है कि 13 में से 3 बॉल हम निकाल रहे हैं, तो नीचे तो 13C3 आएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। बस ऊपर क्या होगा, ऊपर हमें इतना करना होगा कि जो सेम कलर है ना, ये कैसे आ सकता है, या क्या मैंने बोला, या तो तीनों कलर्स, तीनों बॉल्स का कलर येलो आ जाए या तीनों बॉल्स का कलर रेड आ जाए, यानी कि ईदर ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ येलो कलर और ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ रेड कलर। अब मुझे बताओ येलो के लिए, येलो कलर कितना आएगा। आप बोलोगे सर येलो की 6 रंग है, 6 कलर, 6 बॉल्स हैं, उसमें से कोई 3 आ जाए, तो ये होगी येलो की प्रोबेबिलिटी 6C3। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं आपके रेड कलर की, तो रेड की कितनी बॉल्स हैं, 7C3। अब बीच में मल्टीप्लाई डालेंगे या प्लस आएगा। अरे पिछले परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितनी बार बताया था, जब भी बीच में और आता है तो क्या करते हैं सर, हम करते हैं इसको जमा, प्लस कर दो 6C3 + 7C3 / 13C3, दैट इज द आंसर। यू नो हाउ टू सॉल्व दिस थिंग्स। मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का अर्थ है आपने, आई होप आपको कॉन्सेप्ट आपको यहां पे समझ आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे आओ, जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन तो आप लोग बड़े आराम से अब कर लोगे। यहां पर क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लू बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल्स ऑफ सेम कलर। एक बार ना 10 सेकंड लो और प्लीज कमेंट में मुझे आंसर बताओ इसका। बहुत ईजी है। क्या नीचे क्या आएगा सर, नीचे आएगा हमारे पास टोटल 5 ब्लू बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स कितनी हुई सर, टोटल बॉल्स तो 11 होगी। इन 11 में से हम कोई 2 निकाल लेंगे, तो दैट इज द टोटल आउटकम्स 11C2। इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। ऊपर क्या आएगा, उसने बोला ऑल, मतलब 2 बॉल्स और ऑफ सेम कलर, जो भी 2 बॉल्स आएंगी वो सेम कलर की आनी चाहिए, या तो वो ब्लू आ जाए दोनों की दोनों, या फिर आपकी रेड आ जाए। ब्लू के लिए क्या आएगा सर 5C2, रेड के लिए क्या आएगा 6C2, या ब्लू हो और आपकी रेड हो तो बीच में आ जाएगा प्लस। इसको सॉल्व कर लो, 5C2 + 6C2 / 11C2। ठीक है, काफी आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, जो आएगा आपका 5/11। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे। अब थोड़े PYQs भी और सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ी हमें क्लैरिटी और भी अच्छे से हो जाए। ध्यान से पढ़ना, देखने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है पर उतना मुश्किल है नहीं। क्या कह रहा है, एक बैग है, इस बैग के अंदर 15 रेड बॉल्स हैं एंड 20 ब्लैक बॉल्स हैं। हर बॉल को हमने नंबर दिया है 1 या 2 या 3। अब आगे ना हमें उसके सारे आगे दे रखा है कि 20% रेड बॉल्स का नंबर 1 है, इतना नंबर 3 है, ऐसे ऐसे करके दे रखा है। टफ लग रहा है बट डोंट वरी, काम करते हैं, थोड़ा ना इनको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये रही आपकी रेड कितनी है, 15 रेड है और 20 उसने लिख दिया है सर, 20 है, 20 है आपकी ब्लैक बॉल्स। ठीक है, थोड़ा और सॉल्व करते हैं आगे। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है 20% ऑफ रेड बॉल्स, इसका रेड बॉल्स का 20% क्या है, नंबर 1। तो मुझे बताओगे 20% रेड बॉल का कितना होगा, 20% ऑफ 15। व्हाट इज 20% ऑफ 15 सर, ये आएगा 3। तो दरअसल में ना नंबर 1 वाली रेड बॉल्स कितनी है, वो है 3। 40% ऑफ देम आर नंबर 3। तो आपकी नंबर 3 की कितनी बॉल्स है, 40%। 40% किसका, 15 का। 15 का 40% आता है 40 इंटू 40/100 इंटू 15, वो आएगा आपका 6। ठीक है, अब देखो 3 कलर्स, 3 रेड बॉल्स हैं नंबर 1, 6 रेड बॉल्स हैं आपकी नंबर 3। तो नंबर 2 वाली कितनी बॉल आएंगी, जो बाकी बचेगी 15 में से 3 ये है, 6 ये है, 9 तो यही होगी, तो बाकी की जो 6 होंगी ना वो आपकी नंबर 2 होंगी। पहले तो यहां पे क्लैरिटी आ गई। अब आ जाओ ब्लैक बॉल्स के ऊपर। ब्लैक बॉल्स के अंदर क्या कह रहा है, ब्लैक बॉल्स के अंदर उसने हमें बता रखा है कि जब हम बात करें ब्लैक बॉल्स की तो 45% आर नंबर 2। 45% कितना होता है 20 का, 45% होता है 20 का, ये आ जाएगा 9। तो 9 बॉल्स के ऊपर नंबर 2 है, 30% आर नंबर 3। 30% ऑफ 20 कितना आता है, वो आता है आपका 6। ठीक है, तो 20% आ जाएगा आपका नंबर 3 का। उसी तरह से जो बाकी बचेगी वो कितनी आ जाएंगी, 20 - 9 11 - 6 5, तो 5 ये बची। इस तरह से आपके पास ये नंबर्स बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपने इसको बस सॉल्व ही किया और तो कुछ अभी तक हमने किया नहीं। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, ये तो अभी तक परसेंटेज का क्वेश्चन था, अभी तक तो यहां तक तो हमने निकाल दिया। अब आओ मुद्दे के ऊपर। यहां पर कह रहा है कि एक बॉय ने कुछ बॉल को रैंडमली पिक किया, वो कब जीतेगा, वो जीतेगा अगर बॉल रेड होती है एंड साथ ही साथ उसका नंबर 3 होता है, या फिर रेड अगर बॉल है वो ब्लैक है एंड उसका नंबर 1 हो या नंबर 2 हो। तो क्या उसके चांसेस हैं विनिंग के अंदर,
ये हमसे उसने पूछा हुआ है। आप एक चीज सोचो, हमें क्या करना है, हमें बस एक एक केस देखना है। जैसे पहला केस क्या है, बॉल इज रेड एंड नंबर 3। अब मुझे बताओ बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। आप बोलोगे सर 15 रेड हैं, 20 आपकी ब्लैक हैं, ठीक है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 15/35। सोचो क्या सही कह रहा हूं, 35 टोटल बॉल्स, उसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी 15/35, बिल्कुल ठीक बात है। और सिर्फ इतना नहीं, उस बॉल का नंबर क्या होना चाहिए, नंबर सर 3 होना चाहिए। मुझे बताओ नंबर 3 वाली कितनी बॉल्स हैं, सर वो बॉल्स हैं 6। कितने में से, 15 में से। पहले बताओ यहां तक समझ आया, ये क्या है, ये है रेड की प्रोबेबिलिटी, बॉल इज रेड, एंड ये क्या है, बॉल इज नंबर 3 फ्रॉम दोज रेड, तो उसका है 6/15, ये था ना 6 आउट ऑफ टोटल 15। ये पहला केस तो हो गया। फिर उसके बाद है और, तो एक तो ये वाला हो गया, इसमें प्लस करो, अगला वाला क्या है, इफ इट इज ब्लैक, ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी है, आप बोलोगे सर 20 ब्लैक बॉल है आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 35, बिल्कुल ठीक बात है। एंड साथ ही साथ क्या होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए। नंबर 1 कितनी है सर 5, तो ये आ जाएगा 5/20। और ऐसे ही, या फिर दूसरा केस क्या है, नंबर 2 हो सकता है, उसके भी अंदर ही सेम ही चीज आएगी, 20/35 ये होगी आपकी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, और नंबर ऑफ आपके नंबर 2 बॉल्स हैं 9, तो ये बना आपका 9/20। दोनों को ऐड भी कर सकते थे पहले ही, पर ऐसे भी निकाल सकते हो। करो सॉल्व एक बार, ठीक है, कट जाएगा, ये बनेगा आपका 6/35 प्लस 5/35 प्लस 9/35, क्या बना 11/20, ये बना 20/35 बना। कितना बना, 20/35, जो क्या होता है आपका 4/7 होता है, ठीक है। तो 4/7 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हियर इज करेक्ट। सर किया क्या, हमें तो समझ ही नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ। कुछ नहीं किया, पहले तो उसने हमें बता रखा था 15 रेड बॉल्स हैं, 20 आपकी ब्लैक बॉल्स हैं। फिर उसने बता रखा था कि हाँ रेड बॉल्स के अंदर इतनी आपकी नंबर 1 वाली बॉल है, तो हमने वो निकाल लिया, नंबर 3 वाली बॉल्स निकाल ली, जो बाकी बच गई नंबर 2। सेम चीज ब्लैक के साथ की, फिर उसने जो जो हमें बताता रहा हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ये थी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ये थी रेड के अंदर आपका नंबर 3 की प्रोबेबिलिटी, ये थी आपकी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, और ये थी फिर नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी, ये थी आपकी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ये थी आपकी नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी। सबको ऐड कर दिया, बीच में और लिखा है ना, इसलिए इजी था। बस स्टेटमेंट लंबी थी, बट क्वेश्चन डुएबल था, काफी आराम से आप इसको कर सकते थे। आ जाओ ये ट्राई करो। यहां पर कह रहा है अमित एंड वर्षा गो फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है। अमित के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अमित के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, वर्षा के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम गेट सिलेक्टेड। क्या मतलब इस चीज का, कि दोनों ही सिलेक्ट ना हो। मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी कि वैभव अगर पास नहीं होता, पास होने की प्रोबेबिलिटी थी उसकी 0.6, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली थी, कितनी थी वो 0.4। कैसे निकाला था सर, पास नहीं होता मतलब 1- वाला कर दिया था। सेम चीज यहां पे, अगर अमित के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, ये क्या है सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो अमित के भैया ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1 - 1/3, वो हो जाएगा 2/3। इन अ सिमिलर वे जब मैं बात करता हूं वर्षा की, तो वर्षा की अगर प्रोबेबिलिटी है 1/5 सिलेक्ट होने की, तो वर्षा की ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 - 1/5, जो आ जाएगा आपका 4/5। गेटिंग इट, ये वर्षा की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, ये वर्षा के ना सिलेक्ट होने की, ये अमित के सिलेक्ट होने की, ये अमित के ना सिलेक्ट होने की। अब उसने हमसे बोला क्या है, पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ो, ऑप्शन जो स्टेटमेंट ए है, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो कह रहा है नन ऑफ देम गेट सिलेक्टेड, दोनों के दोनों सिलेक्ट ना हो, मतलब वर्षा भी सिलेक्ट ना हो अमित भी ना हो। तो ठीक है, अमित ना सिलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, और आपकी वर्षा सिलेक्ट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। अब मुझे बताओ बीच में प्लस करेंगे मल्टीप्लाई, आप बोलोगे सर कोई भी नहीं चाहिए हमें, दोनों के दोनों नहीं चाहिए, तो बीच में ऑब्वियसली एंड है, तो यानी कि मल्टीप्लाई। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है ना, नन ऑफ देम गेट सिलेक्टेड, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 8/15। तो ऑप्शन ए का आंसर है 8/15। चलो ये बात तो समझ आई। अब सर बी पे आ जाते हैं। बी तो सर और भी सिंपल है। बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है दोनों के दोनों सिलेक्ट होने चाहिए, तो भाई साहब अमित भाई भी सिलेक्ट होंगे और वर्षा बहन भी सिलेक्ट होगी, ठीक है ना। तो 1/3 अमित की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, 1/5 वर्षा के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका आंसर बन जाएगा सर 1/15। क्लैरिटी है, क्लैरिटी है यहां तक, कोई दिक्कत किसी को।
नहीं सर। अब अगर क्लैरिटी है ना तो एक बार तीसरा आप खुद सेलेक्ट करो, खुद ट्राई करो, एक बार मैं कराता हूँ बट एक बार ट्राई खुद भी आप लोग करो। आओ ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, मतलब स्टेटमेंट सी पे आते हैं। स्टेटमेंट सी पे कह रहा है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम गेट सिलेक्टेड। कहने का अर्थ क्या है, सी में कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एक ही सिलेक्ट हो। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि भाई या तो जब अमित सिलेक्ट होगा और वर्षा सिलेक्ट नहीं होगी तब एक सिलेक्ट होगा एग्जैक्टली, या फिर आपका अमित सिलेक्ट नहीं होगा और आपकी वर्षा सिलेक्ट हो जाएगी। यही पॉसिबल सिनेरियोज हैं, और तो कोई पॉसिबल केस ही ना है, क्योंकि अगर आप और कोई सोचोगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली वन तो ऐसे ही होगा ना कि पहला सिलेक्ट हो रहा है दूसरा सिलेक्ट नहीं हो रहा, दूसरा हो रहा है तो पहला नहीं हो रहा, यही तो है, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो अब मुझे बताओ अमित के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, वो हमने निकाली हुई है। अमित के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। वर्षा के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 4/5। परफेक्ट, ये पहला केस हो गया। अमित के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 2/3। वर्षा के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/5। सॉल्व कर लीजिए, ये बना 4/15 प्लस 2/15 जो आपका हो जाएगा 6/15, या फिर आप इसको 2/5 भी कह सकते हो। तो आपके ऑप्शन नंबर सी नहीं, स्टेटमेंट वाले सी का आंसर बन जाएगा 6/15, या आपका 2/5 इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है ये चीज, ऑल ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे आओ, एक क्वेश्चन और देखो। सर फिर से बहुत लंबा पढ़ने में लिख रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ने में लंबा है बड़ा आसान। क्या कह रहा है यहाँ पे, अ राउंड आर्चरी टारगेट ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर। क्या कभी आप लोगों ने आर्चरी के गेम्स देखी हैं सर? देखी हैं, बिल्कुल देखी हैं। ऐसे होता है उसमें अंदर, ऐसे अंदर और भी ऐसे होते हैं सर्कल्स, ऐसे और सर्कल होते हैं। ये बीच में जो यहाँ पे मारेगा, जो रेड वाले पे मारेगा उसको 10 नंबर मिलते हैं, हमें देखा हुआ है सर हमने तो। हाँ ये वही गेम है दरअसल में। क्या कह रहा है, अ राउंड आर्चरी टारगेट ऑफ डायमीटर 1 मीटर इज मार्क्ड विद 4 स्कोरिंग रीजन। ये अलग अलग स्कोरिंग रीजन है, यहाँ पे कुछ अलग रंग होगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, होता है ऐसा ही। और ये बता भी रखा है इसने कि अंदर वाले के अंदर आपका रेड कलर है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका रेड है, फिर आपका ब्लू है, फिर येलो है, यहाँ पे व्हाइट कलर है, ठीक है। वो कह रहा है द रेडियस ऑफ द रेड बैंड इज 0.2 मीटर। ये जो रेड वाला है ना, रेड वाला, ये अंदर वाला, बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये जो अंदर वाला है इसका रेडियस दे रखा है, इतना सा रेडियस, रेडियस ठीक है, कितना रेडियस है सर, 0.2 मीटर, किसका वाला का, रेड वाले का, ठीक है। विड्थ ऑफ ऑल द रिमेनिंग बैंड इज इक्वल, ठीक है। इफ आर्चर्स थ्रो एरोस टुवर्ड द टारगेट, दूर से किसी ने इस पे ऊपर टारगेट किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरो फॉल्स इन द रेड रीजन ऑफ द आर्चरी टारगेट। अब देखो इसने ना एक हमें यहां पे दे रखी है वैल्यू, वो क्या है, 1 मीटर डायामीटर है, किसका, इसका पूरे का, यानी कि अगर आपको यहां से यहां तक निकालना हो ना, ये पूरा है 1 मीटर, ठीक है। ये तो है डायामीटर। मुझे अगर रेडियस बता सकते हो इसका, अरे रेडियस सर आधा होता है डायामीटर का, d/2 हमें पता है, तो रेडियस 1/2 का आ जाएगा 0.5 मीटर। ये रेडियस है इसका पूरे का, मतलब इतना का, पूरा जो सर्कल है ना बाहर वाले का, उसका रेडियस है। और ये क्या है, ये रेड वाले का रेडियस है 0.2 मीटर। अब वो क्या चाहता है, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर आपने दूर से फेंका अपने एरो को तो वो रेड रीजन के अंदर जाए। सर देखने में मुश्किल लग रहा था पर है कुछ भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या थी सर, प्रोबेबिलिटी थी फेवरेबल बाय टोटल, यही तो थी, इतना ही पढ़ के आए हैं बिल्कुल। मुझे बताओ व्हाट इज टोटल। सर टोटल ये हो सकता है कि इस वाले रीजन के अंदर, ये वाले एरिया के अंदर कहीं पर भी गिर गया, चाहे वो रेड ब्लू येलो व्हाइट के वेयर एवर, किसी भी एरिया के अंदर गिर गया, बात ठीक है बिल्कुल। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है सर्कल का एरिया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पर यहाँ पे आर क्या है सर, ये वाला बड़ा वाला रेडियस 0.5 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। और हमारा फेवरेबल क्या है सर, फेवरेबल है कि जो बीच वाला था ना, जो रेड वाला एरिया था, इसके अंदर गिर जाए। इसका एरिया कितना है सर फेवरेबल वाले का, अरे सर इसका भी सर पाई आर स्क्वायर, बट व्हाट इज आर हियर, आर यहाँ पे है 0.2, ये आपका आंसर है। पाई से पाई काट दो, वो ऊपर बन जाएगा 4, नीचे बनेगा 25, ठीक है। 4/25 होता है, 4/25 की वैल्यू क्या आती है सर, 4/25 की वैल्यू आती है 0.16, तो आपका ऑप्शन सी सही बन गया। बस क्वेश्चन समझने की देरी थी, वरना था तो बस इतना ही, टोटल एरिया और कितना हमारा फेवरेबल एरिया है, दैट्स इट, आंसर इजी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और आओ आगे, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला है क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, 2009 में यूपीएससी ने पूछा था। अब यहां पर देखो,
यहां पर क्या कह रहा है, 3 डिजिट्स को हमने चूज किया 1 से लेकर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बीच में, और किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं किया। और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्रोडक्ट ऑड हो। ये ऑड वाला तो अभी मैंने पढ़ाया ना कि प्रोडक्ट ऑड कब होता है सर, जब ऑड इंटू ऑड होता है तभी प्रोडक्ट ऑड होता है। गेटिंग इट। तो अगर आपको प्रोडक्ट ऑड चाहिए ना, आपको सारे डिजिट्स ऑड चाहिए होंगे। तो अगर ये मुझे ऐसे बोल रहा है कि सर 3 डिजिट्स हैं हमारे और हमारा प्रोडक्ट ऑड आए, तो मुझे पता क्या चाहिए, इन तीनों के ऊपर क्या चाहिए सर, तीनों मेरे ऑड होने चाहिए, तभी जाके मैं प्रोडक्ट उनका ऑड लेकर आ सकता हूं। क्या पूछा है उसने, प्रोबेबिलिटी पूछी है। प्रोबेबिलिटी होती क्या है सर, फेवरेबल बाय टोटल। टोटल कितने हो सकते हैं, आप बोलोगे सर 9 डिजिट्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 में से कोई भी 3 डिजिट मैं चूज कर लूंगा, दीज आर व्हाट टोटल आउटकम्स। कोई दिक्कत यहाँ पे, 9 डिजिट्स हैं उनमें से 3 चूज करने हैं तो 9C3। पर मेरे फेवरेबल क्या हैं, व्हाट इज फेवरेबल सर, फेवरेबल वो है जहां पर प्रोडक्ट ऑड आएगा। वो कैसे पता लगेगा, वो मुझे इतना पता लगेगा कि सर प्रोडक्ट ऑड तब होता है जब सारे के सारे डिजिट्स ऑड होती हैं। तो यानी कि ना इन 9 में से अब मुझे बताओ ऑड कौन कौन सी हैं। आप बोलोगे सर 1 3 5 7 9, इसमें से ना इन 9 में से 5 ऑड है। अब अगर मुझे ऑड प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे पता क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जो मैं 3 डिजिट्स चूज कर रहा हूं वो इन्हीं 5 में से हो। क्या होगा इसलिए 5C3। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो, मैंने बोला मुझे चाहिए प्रोडक्ट ऑड। प्रोडक्ट ऑड कब आएगा, जब सारी डिजिट्स ऑड होंगी तभी तो उनका प्रोडक्ट ऑड आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और वो क्या होंगी सर, 5 डिजिट्स है मेरे पास, 1 3 5 7 9। इन 5 में से जो मैं 3 डिजिट्स चूज करना चाह रहा हूं, अगर वो इन 5 में से होंगी, मेरा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऑड आ जाएगा। तो ये हो गया 5C3 इज माई फेवरेबल आउटकम। टोटल है उन 9 में से कोई भी 3 चूज करना, यही आपका आंसर आएगा 5C3 बाय 9C3। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। आओ और आगे आओ। हाँ देखो यहाँ पर ना कुछ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर में 1-2 क्वेश्चंस रह गए थे तो उनको मैंने सोचा इसी लेक्चर में डिस्कस कर लूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका देखो, ये पूछा यूपीएससी 2023 के अंदर, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 जो कि इन डिजिट से फॉर्म किए जा सकते हैं, वेयर नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड। मुझे बताओ क्या बोल रहा है वो कि सर जो नंबर है ना वो 2000 से छोटा होना चाहिए। अरे भाई अगर 2000 से छोटा होना चाहिए तो मतलब अगर मान लो आपके पास 4 डिजिट्स हैं और यहां पर आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 और 4 का, आप यहां पर क्या डालोगे स्टार्टिंग के अंदर, क्या 2 डाल सकते हो सर, अगर 2 डाल दिया ना वो नंबर 2000 से ऊपर चला जाएगा। अगर 3 डाला तो भी 2000 से ऊपर, 4 डाला तो भी 2000 से ऊपर। द ओनली वे टू पुट द नंबर मतलब डिजिट जो इन 1000 प्लेसेस वो 1 है। कोई भी और डालोगे ना वो नंबर आपका 2000 से ऊपर चला जाएगा। तो एक्चुअल में ना 1 की हमारे पास पोजीशन फिक्स हो चुकी है कि सर 1 तो यहीं पे आएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस कितने बने। आप बोलो सर यहाँ पर 3 तरीके से मैं फिल कर सकता हूँ, या 3 डाल दूं, या 2 डाल दूं, या 4 डाल दूं। यहाँ पर भी 2 तरीके हो सकते हैं, यहाँ पर 1 तरीका हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल केसेस ना दरअसल में मेरे पास 6 हैं। तो मुझे उसने ये नहीं पूछा टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं, उसने मेरे से पूछा है कि उन 6 का ना भाई सम करके बता दो कितना आएगा। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो नंबर्स कुछ ऐसे आएंगे, पहले तो सारे 1000 प्लेस पे तो 1 ही आएगा सबके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बाकी नंबर वेरी करते जाएंगे 2 3 और 4 के अंदर। जैसे एक नंबर बनेगा 1 2 3 4, एक बनेगा 1 3 2 4, ठीक है ना, एक बनेगा 1 2 4 3, एक बनेगा आपका 1 3 4 2, एक बनेगा आपका 1 4 2 3 और एक बनेगा आपका 1 4 3 2। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं बन सकता जो आपका 2000 से छोटा हो और इन चारों को यूज करके बनाया जा पाए। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना, अब सबको ऐड करना है। ऐड करो 8 11 13 16 18। सेवन नाइन नाइन एट, ठीक है, ऑप्शन ए 7998 करेक्ट बन गया। बस एक स्टेप एडिशन था, नंबर पता था हमें कितने कैसे निकालते हैं। ये पहले मैंने कराया हुआ 2000 से छोटे कैसे निकालते हैं, बस उनका सम नहीं कर सकते क्या। इजी था यार ये तो बहुत, ठीक है। और चलो नहीं था तो 2021 का PYQ तो हमने करे ही थे, तो उसके थ्रू करा जा सकता था। ये देखो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ कह रहे हैं ये कुछ डिजिट्स हैं 2 2 3 3 3, इन डिजिट्स को यूज करना है। हाउ मेनी
डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड। क्या बोल दिया? 30,000 से बड़े नंबर चाहिए। तो अगर मान लो ना मेरे पास ऐसा कुछ नंबर है 5 डिजिट का और नंबर चाहिए सर 30,000 से बड़ा, तो आप मुझे बताओ क्या वहां पर मतलब इस वाली प्लेस के ऊपर क्या मैं 2 डाल सकता हूं? नहीं डाल सकता, वो तो फिर 30,000 से छोटा हो जाएगा। तो यहां पर तो मुझे पक्का ही पक्का पता है कि यहां पर तो वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 3 ही आएगी। अब मुझे बताओ बाकियों को कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर मैंने फिक्स कर दिया कि यहां तो 3 ही आएगा। अब बाकियों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप जानते हो सर बाकियों के लिए कितने जगह है हमारे पास? हमारे पास 4 जगह हैं। 4 जगह को हम फिल कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज के अंदर। जैसे पिछले वाले में कितना था? पिछले वाले में 3 फैक्टोरियल था, इस वाले में क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। क्या 4 फैक्टोरियल आंसर आएगा? नहीं। यहां पर ये भी तो देखो रेपिटेशन है 2 की 2 बार, एक 3 हमने हटा दिया, उसके अलावा जो बाकी के 3 है उनकी भी 2 बार रेपिटेशन है। जब ऐसे रेपिटेशन होती है तो हम क्या करते हैं, ये जो भी वैल्यू आती है ना उसको डिवाइड करते हैं किस चीज के साथ? कितनी बार उसने रिपीट किया। 2 कितनी बार रिपीट हुआ सर? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। 3 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों नहीं किया? अरे ये 3 अलग है, हमने 5 फैक्टोरियल थोड़ी दिया, 3 तो फिक्स हो चुका है। तो बाकी चारों में क्या हो रहा है? बाकी चारों में 2 बार आ रहा है आपका 3, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व कर लो। 4 फैक्टोरियल होता है आपका 24, 24 बाय आपका 4, ये आएगा आपका 6। तो ऑप्शन नंबर बी 6 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं था, बस आपने लॉजिक, अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यूपीएससी ने ये 2021 में पूछा था, कह रहा था एक चेस बोर्ड है, कितने तरीके से आप ऐसा कर सकते हो? 6 कंसेक्टिव स्क्वायर्स बी चूजन ऑन द डायगोनल्स एज अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। देखो अगर आपको चेस आती है ना थोड़ी बहुत, तो आप जानते होंगे कि चेस का ना इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका 8 बाय 8 का होता है। ऐसे अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, एक यहाँ पे और लाइन होती है इस तरह से, ये हो गया आपका 8। ठीक है, ठीक है, इस तरह से 8 बाय 8 का ये चेस बोर्ड हमें देखने को मिलता है, जो कि ऐसे बन जाता है। अब वो क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 कंसेक्यूटिव 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर हमें देखने हैं अलोंग द डायगोनल। मुझे एक बात नोटिस करना, ये नोटिस करना मेरे साथ साथ। जैसे फॉर एग्जांपल 6 स्क्वायर्स आपने चूज करने डायगोनल। आप जानते हो सर डायगोनल तो ये होता है ऐसे, ये होता है डायगोनल्स। अब इस डायगोनल के ऊपर ना हमें 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर चूज करने हैं। आप बोलोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां से स्टार्ट करें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपने 6 स्क्वायर्स ऐसे चूज कर लिए। ध्यान से देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6, 6 आपने ऐसे चूज कर लिए। ये आपका पहला तरीका हो गया। यहाँ तो स्टार्टिंग से शुरू किया था, फिर आप इसके जस्ट ऊपर चले जाओ, ये वाला ले लो, इसके अगले वाले वाला। ठीक है, अब ये देखो ये कौन से हैं सर? ये भी तो 6 ही हैं। ये पिछले वाले से अलग केस है। पिछले वाले में हमने यहां से स्टार्ट किया था बिल्कुल एंड से, अब उसके एक आगे से गया, तो ये दूसरा केस। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस सर ये रहा। अब यहां पर भी हमने 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को चूज कर लिया, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे बताओ इस वाले डायगोनल के ऊपर और कोई पॉसिबल सिनेरियो है? आंसर इज नो। 3 ही सिनेरियोज हैं। एक आपने यहां से शुरू किया था तब आया, फिर दूसरा यहां से किया तब आया, फिर तीसरा यहां से शुरू किया था तब आया। इसके आगे जाने की कोशिश करोगे ना, यहां से शुरू करोगे, फिर 6 स्क्वायर है ही नहीं आगे, आगे तो 5 ही स्क्वायर है। तो दरअसल में ना जब मैं एक ऐसे डायगोनल की बात करता हूं इस वाले की, इसमें 3 पॉसिबल केसेस आते हैं मेरे पास। तो आंसर 3 आएगा क्या? 3 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अरे भाई ये एक डायगोनल है, एक डायगोनल ये भी तो रहा ऐसे। हाँ सर ये भी एक डायगोनल है, तो अगर इधर 3 केसेस हैं इस पे भी 3 आएंगे। तो यानी कि पॉइंट पता क्या बना? 3 मेरे ऐसे केसेस बन रहे हैं इस वाले के ऊपर, 3 मेरे केसेस बन रहे हैं इस वाले के ऊपर। तो 3 + 3 बना, ये बना ऑप्शन नंबर बी 6। लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन था, काफी इजी था, जो कि आप अच्छे से कर भी सकते थे। क्लैरिटी हुई इसके बारे में? ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, काफी इजी सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, मुश्किल नहीं था, काफी आराम से इसको कर सकते थे। तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज ट्राई करना, कमेंट से मुझे बताना इसका आपका आंसर क्या आएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, जैसे ये भी काफी इजी है। यहाँ कह रहा है ABCDE है, इनको हमें अरेंज करना है ऐसे कि एग्जैक्टली 2 लेटर होंगे बिटवीन A एंड E। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इतने कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? देखो वो कह रहा है कि 5 को अरेंज करना है और हमें चाहिए A और E के बीच में एग्जैक्टली 2 हो। तो एक तो देखो पॉसिबल चीज ऐसे हो सकती है कि मान लो आपने A को यहाँ किया
तो बीच में 2 गैप्स हुए, फिर ई यहाँ आया, फिर ऐसे हो गया। या फिर इसका उल्टा हो सकता है, ई आगे भी तो हो सकता है, बिल्कुल, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए यहाँ पे हो, फिर ई को आपने एंड में बिठा दिया, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने ई को यहाँ पे बिठाया और आपने ए को एंड में बिठा दिया। इसके अलावा कोई पॉसिबल सिनेरियो आपको दिख रहा है? जब भी ए और ई के बीच में 2 पॉसिबल स्पेसेस होंगे ही होंगे, एग्जैक्टली 2 नहीं, एग्जैक्टली 2 इन्हीं केसेस में आएगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबल सिनेरियो नहीं है। तो यानी कि ना टोटल 4 पॉसिबल केसेस हैं जहां पर ए और ई बैठ सकते हैं। तो आंसर 4 आएगा क्या? अरे नहीं, 4 तो ये है कि ए और ई कहां बैठ रहे हैं, पर हर किसी के लिए यहां पर कितने स्पॉट्स होंगे? यहां पे 3 पॉसिबल ऑप्शन, यहां पे 2, यहां पे 1। तो इसके लिए कितने हुए? 6 पॉसिबल सिनेरियोस। सेम चीज यहां पर भी आएगी, इसके लिए 6 सिनेरियोस, इसके लिए भी 6 सिनेरियोस, इसके लिए भी 6 सिनेरियोस। तो 4 बार 6 के सिनेरियोस हैं, तो 4 × 6 बना आपका 24। इसका आंसर आपका बन गया ऑप्शन नंबर सी, 24। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। ठीक है ना, आई होप आपको प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक भी और आपका जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक भी, वो दोनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है एंड कुछ आपके और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप चाहते हो, तो मेरे साथ यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं आपके बहुत सारे डाउट्स भी आपको कोशिश करता हूँ एड्रेस करने की, एंड एट द सेम टाइम आने वाले जो आपके सेशंस होंगे उनका लिंक और आपकी पीडीएफ्स वगैरह भी आपको इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे आपको अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से एक बार रीआइट्रेट कर दूं, देखो आपकी ये जो प्लेलिस्ट है ना सीसेट वाली, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने काफ़ी डिटेल में देखा, उससे पहले आपका सीरीज, ऐसे नंबर सिस्टम, मल्टीपल चैप्टर्स ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। तो वहाँ पर जाके आप उन लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हो, एंड आई एम श्योर वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप वर्किंग हार्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।